आज हम बात कर रहे हैं जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर की। जीटीएल इंफ्रा ने अपना क्वार्टर वन का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। रिजल्ट के अंदर क्या पॉजिटिव बातें हैं और क्या निगेटिव बातें, इसको अच्छे से हम समझेंगे। क्या इस रिजल्ट के बाद यहाँ पे जीटीएल इंफ्रा में बड़ी तेजी की संभावना बन सकती है, क्योंकि काफ़ी समय से हमें इंतजार था उन आंकड़ों का जो जीटीएल इंफ्रा की तरफ से पेश किए जा सकते थे। क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे थे कि जीटीएल इंफ्रा इस बार पूरी तरह से डूबती हुई नाव बनेगी और इस बार के आंकड़े बहुत ज़्यादा निराशाजनक होंगे। तो क्या वाकई में वैसे निराशाजनक आंकड़े या इसमें कुछ उत्साह जगाने वाली बातें हैं? तो यहाँ पे कुछ चौंकाने वाली बातें निकल के आ रही है। साथ में कंपनी की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है जिसके बहुत सारे मायने, जिसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या है उन्होंने जो कहा, उसकी क्या मतलब है, आने वाले समय में क्या जीटीएल इंफ्रा में हमें बड़ी तेजी आती हुई दिखाई देगी या फिर आने वाले समय जीटीएल इंफ्रा आपको डूबता हुआ दिखाई देगा। आप समझ सकते हैं कि कंपनी में बहुत सारा लॉस तो है, ऑलरेडी कंपनी काफ़ी ज़्यादा दबाव में है, लेकिन उसके बावजूद भी जो रिजल्ट पेश किया उसके अंदर क्या पॉजिटिव बात है उसको अच्छे से समझेंगे। और क्या इस समय इस छोटे से पेनी स्टॉक में हमें दाव लगाना चाहिए। वैसे तो इसकी प्राइस बिल्कुल कौड़ियों के भाव में, लेकिन फिर भी जब कोई डूबता हुआ नाव होता है तो उसमें कोई सफ़र नहीं करता है। तो क्या ये वाकई में डूबता हुआ नाव है या आपको ये किनारे पे लेके जाएगा और आपको माला माल कर सकता है? तो बहुत सारे सवाल आपके मन में भी होंगे जिनके जवाब जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कल बहुत अच्छी डील भी हुई है, आप समझ सकते हो कि भारी वॉल्यूम में कामकाज हुआ और लोगों ने अच्छी खासी खरीदारी भी की है। और एक यहाँ पे कहाँ तक स्टॉक गिर सकता है नीचे जाए तो, और तेजी में कहाँ तक जाए, सारी संभावनाओं को इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसवी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कल के ट्रेडिंग को डिस्कस करेंगे। स्टॉक ओपन हुआ 1.30 पर, यही लो था, और हाई है 1.40 का, यानी क्लोजिंग 1.40 पे रही, जहाँ पे अपर सर्किट लगता हुआ हमें दिखाई दिया। यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात निकल के आ रही है कि काफ़ी समय से जो इसकी जो प्राइस है वो एक ही दायरे में दिखाई देगी। थोड़ी सी तेजी आती है फिर स्टॉक नीचे आता है, और इसके पीछे वजह है शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुक करने वाले लोग। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते थोड़ा नीचे फिर प्रॉफिट बुक कर लेते। अगर आप देखेंगे तो ये आंकड़े आपको सामने दिखाई देंगे। 13 जुलाई को आपकी इसकी प्राइस 1.25 के आसपास थी, फिर स्टॉक दौड़ा लगभग 1.45 के आस तक गया, फिर इसमें ऊपर के लेवल से गिरावट जब हुई ये 29 जुलाई को फिर से 1.30 तक आए नीचे। उसके बाद में फिर से इसमें तेज़ी की शुरुआत हुई, ये स्टॉक ऊपर गया, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ऊपर के लेवल से फिर नीचे आया 11 अगस्त को ये 1.30 पे। तो एक बात तो ये है कि ₹1.30 के आसपास से ये स्टॉक फिर बाउंस बैक देता है और ऊपर की तरफ जाता है। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो ये लो में लगभग 1.10 तक गया था, लेकिन अब इतनी बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है, यहाँ से फिर ऊपर की तरफ जाता है। तो अब माहौल इसका ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, यानी आने वाले समय ये डेट को क्रॉस कर सकता है, और इस बार रिजल्ट भी कुछ ऐसा ही हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें इसके वॉल्यूम को तो उसमें बढ़ोतरी शुरू हो चुकी है, जो इसके लिए एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। पिछले एक महीने पहले इसका 9 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 7 करोड़ का वॉल्यूम होता, और थर्सडे को देख सकते हैं कि 11 करोड़ का वॉल्यूम होता, और फ्राइडे को 11 करोड़ का वॉल्यूम होता। तो ये जो वॉल्यूम बढ़ा है ये इशारा है कि अब पटरी पे है कंपनी, आने वाले समय यहाँ पे तेज़ी बन सकती है। लेकिन फिर भी ये देखें कि इसमें ऑपरेटर का गेम चल रहा है, ये आपको खास ध्यान रखना है, इसलिए इसमें लोअर अपर सर्किट का दौर चलता रहेगा। ये एक तरह से ऑपरेटर का फेवरेट स्टॉक है। इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो 1.05 इसका 52 वीक का लो है, 2.75 52 वीक का आई है, फ्लैश स्टॉक 1.40 के आसपास है, काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। अब कंपनी ने अपना रिजल्ट पेश किया, रिजल्ट के आंकड़े सारे के सारे लाख में है, जो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएंगे, तो इसको हम एक बार करोड़ों में समझेंगे तो इसको अच्छे से हम समझ पाएंगे। तो अगर हम क्वार्टर वाइज रिजल्ट देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सितंबर क्वार्टर 2021 में इनका जो टोटल सेल था वो 364 करोड़ रुपीज़ का था। दिसंबर 2021 में इनका सेल थोड़ा बढ़ा, 371 करोड़ रुपीज़ का कंपनी को टोटल सेल हुआ, और मार्च में थोड़ी सी सेल में फिर कमी रही, 366 करोड़ रुपीज़ का टोटल सेल रहा, और इस जून क्वार्टर में इनका सेल 360 करोड़ रुपीज़ का रहा। तो ये आप जो आंकड़े समझ सकते हो कि लगभग एक जैसे ही है। पिछले 4 क्वार्टर से अगर हम देखेंगे तो सेल एक दायरे में है, लेकिन हो रहा है, कंपनी का सेल चल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। अगर हम खर्च की बात करें तो इस बार आपको खर्च बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और इस वजह से इनके प्रॉफिट में आपको जो लॉस है वो बढ़ता थोड़ा सा दिखाई देगा, क्योंकि आप समझ सकते हो कि यहाँ पे पिछले क्वार्टर में यानी क्वार्टर 4 में इनका टोटल जो खर्च था वो 249 करोड़ का था, जो इस बार बढ़ के 324 करोड़ तक पहुंचा, और इस वजह से जो ये खर्च बढ़ा है इसकी वजह से इनके लॉस में थोड़ी सी हमें बढ़ोतरी दिखाई देगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात करें तो सितंबर क्वार्टर में 97 करोड़ रुपीज़ का था, दिसंबर क्वार्टर में वो 32 करोड़ रुपये का ही हुआ, यानी काफ़ी कम हुआ, लेकिन मार्च क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ा, करीब 118 करोड़ रुपये का इनको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिला। इस बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफ़ी कम है, यानी 36 करोड़ रुपये का है, लेकिन अगर आप इसको दिसंबर क्वार्टर से कंपेयर करेंगे यानी क्वार्टर 3 से, तो अभी भी ज़्यादा है, वो अच्छी बात है।
अब पिछली बार हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो अच्छा देखा था, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ा लॉस हुआ। तो इस बड़े लॉस के पीछे वजह है अदर इनकम में बड़ा घाटा, 657 रुपीज़ का इनका माइनस है अदर इनकम। तो ये एक बड़ी रकम गई और इस वजह से हमने पिछले क्वार्टर में काफ़ी बड़ा लॉस देखा और इस वजह से स्टॉक के ऊपर दबाव भी दिखाई दिया। अब यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 207 करोड़ रुपये रहा है सितंबर क्वार्टर में, और दिसंबर क्वार्टर में वो 197 माइनस में रहा। और आप देख सकते हो कि मार्च क्वार्टर में इनको बड़ा लॉस होता करीब 853 करोड़ रुपये का। इस बार भी कंपनी को लॉस तो हुआ लेकिन 280 करोड़ रुपये का, तो लॉस में थोड़ी सी कमी आई है और ये बात थोड़ी सी अच्छी है। अगर इस बार जो इनका खर्च बढ़ा है, ये खर्च इतना नहीं बढ़ा होता तो इस बार लॉस इनका और नीचे आ सकता था। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो सितंबर में इनको 207 करोड़ का लॉस हुआ था, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिसंबर में 197 करोड़ रुपये का लॉस। और इस तरह से अगर आप देखें तो पिछली बार इनको करीब 853 करोड़ रुपये का बड़ा लॉस होता है, इस बार 280 करोड़ रुपये का लॉस है। तो यहाँ पे लोगों को चिंता थी कि जिस तरह से पिछली बार करीब 850 करोड़ रुपये का लॉस हुआ है, इस बार की यह लॉस 1000 करोड़ रुपये को पार कर जाएगा। ऐसी कोई संभावना हुई नहीं, इस बार लॉस में थोड़ी सी कमी आई है जिससे हमें थोड़ी सी आशा जगी है, ये एक अच्छी बात है। अब यहाँ पे अगर हम इनके पिछले 3-4 साल के परफॉर्मेंस को देखें तो आप देख सकते हो कि मार्च 2020 में इनका टोटल जो सेल था वो 1417 करोड़ रुपये का था पूरे साल का। मार्च 2021 की बात करें तो 1410 करोड़ रुपये का था। मार्च 2022 में वो 1463 करोड़ रुपये का था, और इस बार आप देखें तो फाइनेंशियल ईयर में 1461 करोड़ रुपये का रहा। लगभग एक जैसा ही सेल है, यानी कंपनी बिल्कुल अपने कारोबार को उसी पटरी से आगे बढ़ा रही है। यहाँ पे कोई आपको बड़ा अप डाउन दिखाई नहीं देगा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो इस बार खर्च में जरूर बढ़ोतरी हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 272 करोड़ रुपये था मार्च में, और मार्च 2021 में वो 427 करोड़ रुपये तक पहुंचा। मार्च 2022 में 412 करोड़ रुपये रहा था। इस साल इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा सा घटा, यानी 282 करोड़ रुपये का रहा है। अब पूरे साल की बात करें तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मार्च 2020 में इनका 1864 करोड़ रुपये का लॉस था। मार्च 2021 में इनका 1271 करोड़ का लॉस हुआ पूरे साल का, और मार्च 2022 में 1475 करोड़ रुपये का लॉस हुआ, और इस बार 1537 करोड़ का लॉस हुआ। तो लॉस बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा ज़रूर, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप समझ सकते हो कि कंपनी का कारोबार चल रहा है क्योंकि सेल लगातार बढ़ रहा है, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। एक यहाँ पे जो अच्छी बात निकल के आ रही है इस रिजल्ट के अंदर, जो मुझे सबसे अच्छी लगी, कंपनी ने अपनी लाइबिलिटीज़ को कम किया। ये सबसे बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है इसका। आप देख सकते हो मार्च 2020 में कंपनी की लाइबिलिटीज़ 7430 करोड़ रुपये की थी, जो मार्च 2021 में घट के 6447 करोड़ रुपये तक आ गई, और इस बार मार्च क्वार्टर में वो 5555 करोड़ रुपये तक पहुंची है। तो कंपनी ने अपनी लाइबिलिटीज को कम किया है। इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि आने वाले समय कंपनी में कुछ अच्छा करते हुए हमें दिखाई दे सकती है। यहाँ पे अगर हम इनके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें पिछले 10 साल के, तो 10 ईयर के हिसाब से 10% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से -9% है, और 3 ईयर के हिसाब से -1% है, लेकिन TTM 2% पॉजिटिव है, जो एक अच्छी बात है। अब कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 5 ईयर के हिसाब से -2% है, 3 ईयर के हिसाब से 5% पॉजिटिव है, TTM 4% पॉजिटिव है। तो आप देख सकते हो प्रॉफिट और सेल्स के आंकड़े कुछ उत्साहवर्धक तो है। यहाँ पे स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से -16% है, 5 ईयर के हिसाब से -26%, 3 ईयर के हिसाब से जरूर 33% पॉजिटिव है, 1 ईयर के हिसाब से -47% है। तो 3 ईयर साल के हिसाब से आंकड़े अच्छे हैं, बाकी आपको यहाँ पे थोड़ा सी दबाव तो दिखाई देगा। अब इस हिसाब से देखें तो ये रिजल्ट को हम कोई बड़ा अच्छा तो नहीं कह सकते, लेकिन उतना भी खराब भी नहीं कह सकते, यानी एवरेज रिजल्ट है, और जिसके दम पे यहाँ पे निवेश तो थोड़ा सा किया जा सका। अब यहाँ पे कंपनी ने एक बड़ा बयान दिया इस रिजल्ट के माध्यम से, जो कहा गया उनकी तरफ से, ये जो इन्होंने रिजल्ट के साथ में जो कहा है कि आने वाले समय में हमारे रेवेन्यू और एबिटा में बढ़ोतरी होगी। ये जो हमारा एबिटा बढ़ेगा उसके पीछे वजह यह है कि हम 5G के लिए तैयार हैं, यानी 5G स्पेक्ट्रम की ऑक्शन के बाद में हमारा कामकाज बढ़ सकता है। कंपनियां हमारे साथ में बिजनेस टाइप नया करेंगी क्योंकि उनको 5G सर्विस आगे पहुंचानी है। तो ऐसे में हमारे टावर फिलहाल रेडी है, यानी एक तरह से उन्होंने कह दिया कि 5G के लिए कंपनी तैयार है। ये एक बड़ा बयान है जिसके दम पे हम कह सकते हैं कि कंपनी ने एक तरह से सरेंडर नहीं किया, बल्कि कंपनी अभी भी अपने कारोबार को अच्छे से चला रही है। यहाँ पे कंपनी ने क्लियरली मेंशन किया है कि आने वाले दिनों में न तो हमारा कंपनी का कारोबार बंद होने वाला, न हमारी जो मतलब ऑपरेशन है वो स्टॉप नहीं होगा, और न ही हमारी जो एसेट है वो लिक्विडेट होगी। इसका मतलब है कि किसी भी तरह की कोई प्रक्रिया नीलामी की नहीं होने वाली, न ही हमारा कारोबार बंद होने वाला, बल्कि हम आगे बढ़ेंगे। और जिस तरह से सरकार की तरफ से सहयोग मिल रहा है, हम आगे अपने कारोबार को बढ़ाएंगे, हमारा रेवेन्यू और एबिटा भी बढ़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव बयान है, और जिसके दम पे हम आने वाले समय में इसमें छोटा सा निवेश तो कर ही सकते हैं।
यहाँ पे आज कुछ बड़ी अच्छी डील भी हुई, यानी कल की बात करें फ्राइडे की, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 10:13 पर 1.40 की प्राइस से 50 लाख शेयरों की एक डील हुई और इस डील के माध्यम से खरीदारी की गई है। उसके बाद अगर आप देखें तो 10:23 पर 1.40 की प्राइस से 50 लाख शेयरों की एक और डील हुई और उसके बाद अगर आप देखें तो 10:25 पर 1.40 की प्राइस से 35 लाख शेयरों की एक और डील हुई और इस डील के माध्यम से भी खरीदारी हुई। उसके बाद देखें तो यहाँ पे 1:52 पर 1.40 की प्राइस से 37 लाख शेयरों की एक और डील हुई और इसके माध्यम से भी खरीदारी हुई। उसके बाद फिर 3:19 पर 1.40 की प्राइस से यहाँ पे 15 लाख शेयरों की एक और डील हुई। आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छी बड़ी खरीदारी हुई है। तो यहाँ पे बड़े फंड हाउस की खरीदारी भी शुरू हुई है, जो एक अच्छी बात है इसके लिए। यहाँ पे अगर हम देखें तो आने वाले समय में यहाँ पे पॉजिटिव संभावना बन सकती है, क्योंकि रिजल्ट के हिसाब से एक बात तो समझ में आ रही है कि कंपनी 5G के लिए पूरी तरह से तैयार है और ये आने वाले समय अपने कंपनी को किसी भी प्रकार से बंद करने नहीं जा रहे। इसका मतलब आने वाले समय में यहाँ पे पॉजिटिव संभावना बनेगी और रिजल्ट भी अच्छे हमें देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 81% बाई की कॉल है, 12% सेल की कॉल है, 7% होल्ड की कॉल है। तो लोगों का अच्छा खासा स्टॉक की तरफ बना हुआ है। 100 में से 88% लोग इसको लेना पसंद करें। एक बार इसके पिवोट लेवल को चेक कर लेते, तो यहाँ से अगर गिरावट और होती है तो 1.35 का सपोर्ट पहला है, ये टूटेगा तो फिर 1.25 तक स्टॉक जा सकता है और नीचे गया तो 1.20 तक जा सकता है। अगर पॉजिटिव माहौल बनेगा तो 1.50 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 1.55 तक स्टॉक जाएगा और ऊपर गया तो फिर 1.65 तक जा सकता है। तो बिल्कुल निवेश करें, बाकी कम करें, बहुत ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट ना करें। रिस्की स्टॉक तो बहुत है, लेकिन जिस तरह से इस बार इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किया उससे समझ में आ रही है कि कंपनी अभी पटरी पे है, कामकाज चल रहा है। भले ही कंपनी लॉस में है, लेकिन कंपनी ने अपने विजन को पेश किया है, कंपनी 5G के लिए तैयार है, तो निवेश किया जा सकता है। लेकिन स्टॉक बहुत ज़्यादा रिस्की है, तो उतना ही निवेश करें कि डूब जाए तो आपको गम ना हो। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।